नाम सबके पास हैं, रामलाल बोल रहे हैं और श्यामलाल बोल रहे हैं, क्या नाम तो सबके पास है, सबको पता है। एक दूसरी बात मैं कहूँगा, अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ये घटना तूल नहीं पकड़ पाई, तो इसका क्रेडिट तो फिर शासन को, तो सरकार को जाएगा कि तूल नहीं पकड़ पाई। क्योंकि आप तो कह रहे थे कि इनका एक मिनट भाई आप रुक जाओ, फिर दोबारा में आएंगे। आप तो कह रहे थे इनका षड्यंत्र ये है कि ये वोटर लिस्ट का जो मामला चल रहा है उसको काउंटर करने के लिए। अब उसको काउंटर करने के लिए अगर लाते तब तो राहुल गांधी ने एटम बम गिराया, तो ये डबल एटम बम लाते, फिर ये अनार क्यों जला रहे? फिर तो डबल एटम बम लाते अगर उसको काउंटर करना होता। भैया एटम बम उसको अनार से तो काउंटर नहीं कर सकते। हालांकि मैं उससे सहमत नहीं कि एटम बम गिरा कहीं, लेकिन राहुल जी तो मानते कि एटम बम गिराया हमने। इसलिए मैंने कहा इस आपने जो कहा उसका भी अर्थ है कि कम से कम सरकार और प्रशासन ने समय रहते ठीक काम किया कि स्थितियां नियंत्रण में आ गई। ये तो आप भी कह रहे हो, तो ये अच्छी बात है, ये मानना चाहिए, तो अच्छी बात है। मैं कांग्रेस के पास चलूंगा। गौरव जैन जी, अभी मैं देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर बहस चल रही है, कपिल सिब्बल भी हैं, योगेंद्र यादव भी हैं और पक्ष विपक्ष के सारे बड़े बड़े वकील हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट की उसमें बड़ी अद्भुत एक टिप्पणी सुनी। अभिषेक मनु सिंह भी जब बोलने खड़े हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमको इस बात से संतुष्ट कर दीजिए कि एसआईआर गैर कानूनी प्रक्रिया है, हम एसआईआर को निरस्त कर देंगे, लेकिन आपको सिद्ध करना होगा कि यह गैर कानूनी है। अब तो बात बहुत सरल हो गई, सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी सिद्ध कर दीजिए, तो फिर इतनी मेहनत की भी जरूरत नहीं रहेगी कि जगह जगह प्रदर्शन हो, रैली हो। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा दरवाजा खोल दिया ना, आप आइए इसको अनलॉफुल बता सिद्ध कर दीजिए, हम निरस्त कर देंगे। गौरव जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, उसमें काउंटर एफिडेविट भी दिया जाएगा। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला आगे की तारीख दी है, तो उसमें काउंटर एफिडेविट दिया जाएगा और बताया जाएगा कि कहीं पर भी एसआईआर जो है उसका उल्लेख आरपी एक्ट में नहीं है। जहां पर भी रिवीजन होता है वोटों का, मैंने पिछली बार भी आपके डिबेट पे बताया था, उसमें स्पेशल इंटेंसिव जो आपका रिवीजन है उसका कोई प्रोविजन नहीं है। तो वो चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दे दी जाएगी और उसका हो भी जाएगा। दूसरी बात, जो प्रोटेस्ट है वो अभी एसआईआर के ऊपर तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ जो वोटर चोरी हुई है जिसको 6 महीने लगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना फ्रॉड बाहर आने के बाद जो डिजिटल रोल थे उनको हटा के स्कैन कॉपी डाल दी ताकि कोई उनको सर्च ना कर सके, तो वो चीज के ऊपर आपको प्रोटेस्ट हो रहा है। किस तरीके से एक मास लेवल पे डिसइंफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है लोगों का, जो लोगों के वोटिंग का अधिकार है, जो उनका मूलभूत अधिकार है, उसको खत्म करा जा रहा है। और उसके बाद में चोरी करके वोटों के एक फर्जी सरकार बनाई गई, फर्जी तरीके से बनाई गई, और जिसके कारण कि आज वो बैठे हैं। आप समझिए ये 400 पार की बातें कर रहे थे, इतना फर्जीपना करने के बाद भी सिर्फ 240 सीटों पे आ पाए। अगर फर्जीपना नहीं करते तो मेरे हिसाब से इनकी हालत तो 50-60 सीटों पे से बट के रह जाती। तो वही बात है, यूपी में ये 42 सीटों पे यहाँ पे हारे हैं। अगर यहाँ पे ये धांधली नहीं हुई तो मेरे हिसाब से 80 की 80 सीटों पे ये हारते। तो इसके ऊपर एक पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है और लोगों को जागरूक करा जा रहा है, और हर व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी तरीके से आहत है कि कैसे उसके जो मूलभूत अधिकार हैं उसके नाम का वोट कोई और डाल रहा है, या एक व्यक्ति जो है वो 5-5 जगह वोट डाल रहा है, एक व्यक्ति एक ही जगह 5-5 बार वोट डाल रहा है, अलग अलग नामों से डाल रहा है, अलग अलग स्टेट में डाल रहा है। तो इसके ऊपर पूरी प्रोटेस्ट चल रही है और लोगों का मुझे समझ में नहीं आता कि अभी मैं देख रहा था, तमाम टिप्पणियां देख रहा था, लोगों को देख रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा है इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में, बचाव कर रही है भाजपा। प्रोटेस्ट हो रहा है इलेक्शन कमीशन में, बयान दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, और ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 4 अगस्त शायद 2013 में खुद बोला था कि हम इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने आप को सर्वे सर्वा ना समझे, वरना हमें भी उन्हें सबक सिखाना आता है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी बातों से पलटते क्यों है। सीएम मोदी और पीएम मोदी में इतना फर्क क्यों है?
अगर आप इलेक्शन कमीशन की किसी बात से आहत थे, आपने बोला था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, अच्छी बात है, आपने करा भी। अब हम आहत हैं, हम अपनी चीजें लेके जाते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, तो आप इलेक्शन कमीशन के बचाव में आ जाते हैं। वही इलेक्शन कमीशन जिनमें अशोक लवासा जो थे, वो वहां पे उन्होंने रिजाइन दिया था, ही रिजाइंड इन डिस्ग्रेस, कि हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमारे ऊपर उल्टा दबाव बनाया जाता है। ठीक है तो इन गौरव चीजों जी। का जवाब इलेक्शन कमीशन देगी। बिल्कुल ठीक है। मैं उमेश यादव के पास चलूं, लेकिन दो बातें कहना। आप प्रदर्शन में नारा लगाओगे गद्दी छोड़, इलेक्शन कमीशन के लिए तो लगाने रहे, आप मोदी के लिए नारा लगाओगे और जवाब कहोगे मोदी क्यों दे रहे? किसी बात कर रहे हो? आप गद्दी छोड़ मां की मांग कर रहे हो तो जवाब तो देगा ना आदमी, उसकी पार्टी जवाब देगी। ताली बजा के आप कह रहे हो गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, इलेक्शन कमीशन की मांग तो करने रहोगे, इलेक्शन कमीशन गद्दी छोड़। इसलिए जवाब दूसरी, आप बीच में नहीं, दोबारा में आगे तब। एक बड़ी बात, मैं कांग्रेस के कुछ मित्रों को मैंने देखा, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक जिसका वोटर लिस्ट का एक पन्ना डाला और लिखा कि बनारस में एक व्यक्ति के 50 संतान लिखी हैं, एक व्यक्ति 50 लोगों का पिता। उन लोगों को जो ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण खोज करके आए, उनको भारत की आध्यात्मिक चेतना का काखा गा नहीं पता, भारत की मठ परंपरा, सन्यास परंपरा, संत परंपरा का ABCD नहीं पता, उनको पता ही नहीं। वो समझे कि ये हमने कोई बड़ी अलौकिक चीज खोज ली। एक आदमी का 50 जगह नाम, 1000 जगह भी हो सकता है। गुरु ही सारे शिष्यों का अभिभावक हो गया, पिता हो गया, पुराने जीवन का सारा चिन्ह मिट गया। भाई जैविक पिता कौन थे, खत्म हो जाता सन्यास के बाद, पता ही नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, नादान की दोस्ती जी का जंजाल, फंसा राहुल गांधी को देते हो। और मैं समझ नहीं पा रहा, अगर आनंद दुबे को फर्जीवाड़ा करना था तो अयोध्या हारने में के लिए फर्जीवाड़ा किया कि अयोध्या हार जाए। अगर कई कई लाख, कई कई करोड़ वोट दंड फंद से आ जा रहे थे तो अयोध्या कैसे हार जाते? नहीं ना। जब 2014 में मोदी जी चुनाव लड़े कांग्रेस की शासन में तो 300 पार गए, और जब 2024 में अपने शासन में चुनाव लड़े, जिसमें कहा जा रहा है कि उनने बहुत भारी भ्रष्टाचार किया वोट में, तो 240 रह गई। ऐसा तो कोई बुड़बक नहीं होता भैया, इतनी समझ तो सबको होती है। और जिसके पास खेल की समझ होती है वो 240 क्यों, 340 क्यों नहीं, 240 क्यों, 340 क्यों नहीं? ये तमाम चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में उत्तर की प्रतीक्षा करें। उमेश यादव, वही प्रश्न है कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो मांगेगा हम देंगे, एफिडेविट देंगे और वहां बात करेंगे। मैं एक दूसरी बात कहता हूं, इससे पहले ईवीएम पर खूब रार हुई, राहुल जी ने अपना जीवन के कुछ वर्ष ईवीएम पर दिए, संघर्ष हुआ, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को पाक साफ घोषित किया। अब ईवीएम की जान छूटी, ये तो भला हुआ एसआईआर का, कम से कम ईवीएम की जान छूटी। अब एसआईआर भी सुप्रीम कोर्ट में है। मान लीजिए ईवीएम जैसा ही फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया एसआईआर पर, तब क्या होगा? उमेश यादव जी। देखिए आदरणीय अमिताभ जी, असल में 2014 के बाद देश में एक अजीब सा माहौल है। आदरणीय मोदी जी के इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनने के बाद विपक्ष के पास कुछ भी नहीं बचा। लगातार तीसरी बार भाई नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी आपने ही जिक्र किया कि पहले ईवीएम पे उन्होंने सारे तर्कस चलाए, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन, उसको क्लीन चिट दे दिया, उसके बाद एसआईआर ले आए। पूरे देश की जनता को गुमराह और भ्रमित करने के अनुचित प्रयोग किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है
और देखिए कहीं पे भी बैरिकेडिंग तोड़ के उछल कूद मचाने से आज किसी चीज का लोकतांत्रिक तरीके से ये जो विरोध होना चाहिए वो सही तरीका है, लेकिन उछल कूद मचाने से जो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इससे अपनी स्थिति को और हास्यास्पद कर रहे हैं देश की जनता के बीच। और रह गई जितने भी प्रकरण इस डिबेट में आप उठा रहे हैं या भी फतेहपुर का जो मुद्दा चल रहा था, इसमें बिल्कुल कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया गया। इस बात को लेकर मैं सहमत हूं, लेकिन जिस तरीके से त्वरित समाधान किया गया, जिस तरीके से 150 अज्ञात और 10 नामजद लोग किए गए, उस प्रकार की आप याद करिए 2012 से 17 तक की समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने दंगे हुए और कितने मुकदमे लिखे गए, कितने लोग जेल गए, कितने लोगों के ऊपर दंडात्मक सख्त कार्रवाइयां हुई। अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे तो 2017 से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आज माताएं बहनें, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, माताएं बहनें बिल्कुल निसंकोच होकर तीज त्योहार पर गली गलियारे और शहर में अपनी कामकाज निपटा रही हैं। उनके अंदर एक बेहतरीन सुरक्षा भावना है। आज से अगर 8 साल पहले आप पीछे चले जाएं तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, प्रत्यक्ष देखी हुई चीजें हैं कि जिस तरीके से अपराध का दर था उसमें शायद आज 1/3, 1/4 और 10% भी नहीं रह गया होगा। लोगों में बिल्कुल एक निडरता का भाव है। लेकिन जिस तरीके के दंगे 2012 से 17 के बीच उत्तर प्रदेश में हुए, इस तरीके की कितनी कार्रवाइयां हुई, आज भी वो लोग खुलेआम घूमते रहे। जब 2017 में माननीय योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने उन सारी चीजों को सामने लाए और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाइयां हुई। पूरा प्रदेश और पूरा देश देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की सुदृढ़ व्यवस्था है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।